औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब आज चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी, इसके लास्ट टॉपिक को इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जनाबे वाला जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ लेटर्स देखी, ठीक है जी, उसके बाद हमने सर्कुलर देखा, इसी तरीके से मेमो है। मेमो भी जनाबे वाला मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म है मेमो। तो मेमो जो है ये भी कम्युनिकेशन के लिए, पैगामात की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है जी। तो वो कहता है कि जी कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से पहले जो है ना वो मेमो यानी कि इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, किसी को पैगाम भेजने के लिए लिखा जाता था, और पेपर की सूरत में, जैसा कि आप लगा लें कि ख़त लिखा जाता है, ठीक है जी। आज भी, आज तो आजकल तो बहुत कम हो गया है लेटर का इस्तेमाल, तो आजकल तो ईमेल पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो जैसा कि आप लगा लें कि ख़त लिखा जाता है, इसी तरीके से मेमो होता था। थोड़ा सा फॉर्मेट के अंदर मामूली सा फ़र्क है, ठीक है जी। तो मुख्तलिफ मकासद जिस तरीके से लेटर के या बाकी चीज़ों के थे, इसी तरीके से मेमो को भी उन्हीं मकासद के लिए तकरीबन इस्तेमाल किया जाता था। तो पढ़ते हैं जनाब इसको, ठीक है जी। मेमो, अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, डू अंडरलाइन इट प्लीज, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है जी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता था, ठीक है, यह होता है, जिसे मेमो या मेमोरेंडम कहते हैं। होता है, होता था नहीं, दैट इज यूज्ड है क्योंकि, ठीक है जी। बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मेमोज वर इनफॉर्मली रिटन एंड वर पेपर बेस्ड मैसेजेस। अब इसके अंदर काम की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ कि ये पेपर बेस होते थे, ठीक है। वो कहता है कंप्यूटर के इस्तेमाल से पहले, यानी कंप्यूटर आने से पहले जो है ना वो जो है ना इनफॉर्मली रिटन, ठीक है जी। इनफॉर्मल मतलब ये है कि अगर तो आप नॉर्मल में किसी को लिख रहे हो तो उसके अंदर कोई ज़्यादा इतना वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो वगैरह नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो एज़ कम्पेयर टू लेटर, इसका आगे अपनी बुक में एग्जांपल भी देखें अगर, तो जो उन्होंने फॉर्मेट इसको बना के दिया हुआ है थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि कोई इतना ज़्यादा उन्होंने उसके फॉर्मेट का लिहाज भी नहीं रखा। और इनफॉर्मली ये भी हो सकता है कि किसी को इन्फॉर्म करने के सेंस में भी, तो दोनों मैंने आपको इसका बता दिया। Now most memos are circulated via electronic media and are standardized as per the organization needs। ये क्या है कि एक तो है कि यानी कि वो मिसाल के तौर पे ईमेल की फॉर्म में, और इस लाइन का मतलब है एंड आर स्टैंडर्डाइज्ड एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, का मतलब है कि भाईजान सिंपल कि अब वो फॉर्मेट की सूरत में आ चुका है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये फॉर्मेट है कि आपने स्टार्ट में जो है ना वो लिखना है ए और एंड पे जेड, तो इस तरीके से आपने चलना है। पहले वो कहता है, देखा जी, कि इस ये फ़िक्रा बता रहा है कि पहले इसका कोई ख़ास ऐसा फॉर्मेट नहीं इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के दौर में जो है वो इसकी बाकायदा एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेटिंग है, एक कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। तो जनाब वाला इसके बाद लिखते हैं कि व्हेन टू यूज़ अ मेमो, कॉमन सिचुएशंस इंक्लूड। हाँ, यहाँ इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, कोई एमसीक्यूज बना सकता है कि मेमो कब इस्तेमाल किया जाता है ऐसे एरियाज से। नॉर्मली अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज पूछे तो वो बना ज़रूर लेता है। प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत अगर किसी को जारी करनी है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर साहब ने सुपरवाइज़र को हिदायत जारी करनी है तो वो मेमो लिख सकते हैं। डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस एक ही बात है, हिदायत, ठीक है जी, या किसी काम के बारे में बताना है कि भाई इसको इस तरीके से करना है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई जिम्मेदारियों के बारे में बताना है कि हाँ भाई मैं 1 महीने के लिए जो है ना वो जा रहा हूँ मुल्क से बाहर, तो आपने इस तरीके से दफ्तर को संभालना है, ठीक है जी, एक चीज़। उसके बाद है जनाब कंफर्म ओरल डिस्कशंस, ठीक है जी, जो उनकी मतलब ज़ुबानी मतलब आपस में, मिसाल के तौर पे जिन डीलिंग्स की, जिन मामलात की, जिन कम्युनिकेशंस की कोई लिख पढ़त नहीं हुई, यानी कि कोई रिटन नहीं हुआ अभी उनका, ठीक है जी। कोई डीलिंग अगर किसी से हो रही है और सिर्फ ज़ुबानी ज़ुबानी हुई है, किसी चाय के होटल पे बैठ के उनकी हो गई, और उसकी अभी कोई जो है ना उनके पास आप लगा लेंगे कोई रिटन एविडेंस नहीं है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। एक पार्टी दूसरी को भेज सकती है। नंबर 2 पे आस्क अदर्स फॉर देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, ठीक है जी। आपने कहा कि ये आप हैं, ठीक है जी, ये आप हैं जनाब, ठीक है, ये 2 आंखें आपकी,
ये दो बाजू भी आज लगा दिए। तो आपने कहा जी कि इस चीज़ के ऊपर मशवरा चाहिए कि BWCS को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे महीने करीब आते जाएंगे पेपर के, तो अब CA वालों की हवा टाइट होती जाती होती है, ये तो लाजमी बात है। जब हम मेरे भी पेपर आते हैं तो मेरी भी हवा टाइट होती है, क्योंकि सबकी टाइट होती है हवा। थैंक सेवरल पीपल फॉर देयर असिस्टेंट्स। ठीक है जी, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 50 लोगों ने आपकी मदद की, किसी ने मशवरा दिया, किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मतलब जिस तरीके से भी, ठीक है जी, तो आप उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्ट प्रोग्रेस। तो रिपोर्ट प्रोग्रेस जो है वो आपने बताना है कि कंपनी के अंदर या जो है ना वो फ़लाँ एम्प्लॉई की जो है ना ये प्रोग्रेस है। इसके लिए भी हो सकता है ये जिस तरीके से कॉलेज वो कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट इशू करता था, आजकल तो उसे पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ना उसका नाम दे दिया गया है, लेकिन पहले जो था ना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बनती होती थी पुराने वक्त में। सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन टू सेवरल कोलीग्स एट वंस। ठीक है जी, अगर जो है ना वो आपने इंफॉर्मेशन जो है वो एक से ज़्यादा कोलीग्स को देनी है, तो फिर आप जो है ना वो इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने दोस्तों को भी मेमो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर परमिशंस और अप्रूवल्स, यानी कि सुपरवाइज़र डायरेक्टर साहब को लिख सकते हैं किस चीज़ की अप्रूवल दी जाए। तो उसके बाद है जनाब कि इसका प्रोसेस क्या है लिखने का। टाइटल मेमो आर इंटर ऑफिस कोरेस्पोंडेंस सेंटर्ड एट द टॉप ऑफ एज। ठीक है जी, एट द टॉप ऑफ एज। टाइटल मेमो आर इंटर ऑफिस कोरेस्पोंडेंस। अब मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है भाईजान कि मकसद, लाइक सब्जेक्ट एरिया इन लेटर, यानी कि मकसद क्या है लिखने का, मेन टाइटल, जिस तरीके से मैंने समझाया था। ठीक है जी, ये जिस तरीके से है टाइटल मेमो और इंटर ऑफिस, यानी कि जैसा कि जनाबे वाला आप एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये आप जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि इधर ये मेमो लिखा हुआ है। ठीक है जी, सेंडर रिसीवर डेट एंड सब्जेक्ट लाइंस एट द टॉप टू क्लियर सिचुएट द पर्पस। जिस तरीके से ये सारा कुछ दिया हुआ है जनाबे वाला एट, हाँ ये देख लें एट द टॉप। ठीक है जी, उसके बाद है जी द प्रॉब्लम रिमेंबर टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट विल एंगेज एंड मेक इट पर्सनल टू द रीडर। यानी कि वो कहता है इस तरीके से लिखना है कि अगले को लगे कि ये मेरे से ही मुखातिब होना चाहता है, लिखने वाला, पढ़ने वाले को ये लगे। ठीक है, पॉसिबल सोल्यूशन स्टेट व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम द रीडर, यानी कि अगले को पता चले, ठीक है जी, कि मेरे से ओपिनियन मशवरा मांगा जा रहा है और मैंने इसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकना, मैंने अपनी राय लाजमी देनी है। इस तरह का आप लाजमी लिखें, ऐसे अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करें। If it is a persuasive memo, then stress the benefits of the solution providing the strongest arguments first। ठीक है जी, वो कहता है जी कि अगर ये परसुएसिव मेमो यानी कि कैसे बन सकता है, वो कहता है कि आप अगले को बताएं कि भाईजान आपकी जो कीमती आरा होगी इससे हमारे फ़लाँ फ़लाँ मसले ख़त्म हो सकते हैं, ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो कहे कि भाई मेरी बात का में वज़न होगा, मेरी बात एक्सेप्ट होगी और उस पर अमल होगा। ठीक है जी, और ये ना हो कि हाँ आप, वो कहता है कि उसे बताएं कि भाई आपकी बात से हमें ये फ़ायदे होंगे, ताकि अगला आपको जी भर के मशवरे दे। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन बी स्पेसिफिक व्हेन अ रिप्लाई इज रिक्वायर्ड प्लीज़ प्लस एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट द रीडर टू डू। ठीक है जी, अगले को अगर कोई आपने किसी कंपनी को कहा हुआ है कि आपने हमें अभी तक देना था, जैसे कि आपने कल वाले लेक्चर में देखा था, ये परसों वाले गालिबन के 3 सितंबर तक हमें लाजमी जमा करवाएं रिपोर्ट जो है वो, ये कंसल्टेंसी गाइडेंस। ठीक है जी, तो ये वही बात कर रहा है कि जी आप उसको जो है ना वो कहें कि भाई अपना जो भी है ना ये काम हमें इस डेट तक करके बताएं। ठीक है जी, कि आप उसके अंदर ये बताएं कि आप रीडर से क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप उनसे ये चाह रहे हैं कि वो 3 सितंबर तक अपना रिप्लाई, अपनी रिपोर्ट, कंसल्टेंसी गाइडेंस आपको जमा करवाए। उसके बाद इनिशियल्स है अनलाइक लेटर्स मेमोज डू नॉट नेसेसरीली हैव अ कम्प्लीमेंट एट द एंड। अब बड़ा मेन डिफरेंस, इसको अंडरलाइन कर लें, ये पेपर में एमसीक्यूज की सूरत में टेस्ट हो सकता है कि एंड पे कम्प्लीमेंट्स लाइक योर सिंसियरली फलां फलां ये चीज़ें नहीं होती। हाउ आर अ सेंडर कैन साइन एट द बॉटम और एट द टॉप फॉर एनी कोरेस्पॉन्डेंस इन्वॉल्विंग एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होता है जैसे कि आप चेक पे साइन करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है शेयरिंग आर फाइनेंशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, वो कहता है कि हाँ आप साइन वगैरह ज़रूर कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ईमेल मैसेजेस हैं जी,
ईमेल मैसेजेस हैव रिप्लेस्ड हार्ड बाउंड लेटर्स शेयर्ड फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पर्पसेस। ठीक है जी, वो लेटर जो पहले लिखे जाते थे, जाहिर सी बात है हर बंदा ईमेल करता है। As with all business correspondence, writing email must be aligned with the organizational objective as well as context in which it is to be shared। वो कहता है जाहिर सी बात है कि आपने बिजनेस डीलिंग्स करनी होती हैं, ठीक है जी। तो ईमेल को किसके साथ अलाइन करना, अलाइन का मतलब होता है जोड़ा कर, यानी कि उसके बिजनेस के मकसद को जाहिर कर रही हो जो मेल करें, इधर उधर की बोंगियाँ ना हो, और कॉन्टेक्स्ट भी उसी तरीके का इस्तेमाल करें, ठीक है जी, जो कि काम का होता है। मीडियम इज़ बीइंग यूज टू कम्युनिकेट फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मैसेजेस। जाहिर सी बात है मेल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर दोस्तों को करें तो इनफॉर्मली भी लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशनल टेम्पलेट्स आर यूज फॉर करस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। वही बात आ गई फॉर्मेट वाली जनाब, ठीक है जी। वो कहता है कि जी टेम्पलेट्स का मतलब वही होता है कि आपने देखा होगा कि हर ऐप के अंदर कि वो मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए होते हैं, या फॉर्मेट लगा लें आप लिखने के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जिस तरीके से होता है कि इसी पैटर्न पे आपने लिखना है, अदरवाइज ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है जी वे वो कहता है ख़ास तौर पे जब आप बाहर के किसी स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जिस बंदे से आप बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हों। Whereas for internal communication between employees, personalized email messages are drafted to share tasks and assignments। यानी कि अगर एम्प्लॉय के साथ करनी है तो किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, कोई टास्क बताने, कोई इंस्ट्रक्शंस बतानी है। While drafting emails use informative subject line to capture recipient attention। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन यानी कि उसको मकसद बताएं ताकि अगले की तवज्जो बन जाए कि हाँ जी मेल के अंदर कुछ है। तो आप अपने मोबाइल की वो जाएंगे अगर ईमेल के अंदर तो आपको पता चल जाएगा ये सारे इसके फॉर्मेट का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। एड्रेस द रेसिपिएंट यूजिंग अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशंस। वो जिस तरीके से आपने डेयर सर वगैरह वगैरह देखा था लेटर के अंदर, वही बात हो रही है असल में। उसके बाद जैसा कि ये डेयर स्टूडेंट एक्स, ये सॉल्यूटेशन है, ये सब्जेक्ट लाइन है ताकि अगले को पता चल जाए कि काम की बात है जी। एड अप्रोप्रिएट सिग्नेचर फॉर क्लोजिंग, ठीक है जी। तो ये जो है वो सिग्नेचर वैसे इधर उन्होंने कहीं पे किए हुए तो नहीं है, हाँ जिस तरीके से ये रिगार्ड्स आई कैप लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्नेचर के मैनी में ही है, ठीक है जी। उसके बाद है रेफर टू एनक्लोज्ड अटैचमेंट्स, ठीक है जी। तो जो है ना वो एनक्लोज्ड अटैचमेंट्स ये है कि जिस तरीके से ये सिंसियरली एक्स और ये होप फॉर योर एक्नॉलेजमेंट प्लीज़ वगैरह ये चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप इनको पढ़ेंगे बाफजल खुदा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं जनाब। कल इंशाल्लाह हम जो है ना वो इसके एमसीक्यू शॉर्टली देख के और आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।